नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम नर्वस सिस्टम मतलब चेता संस्था पढ़ेंगे। साधारणतः बोलचाल की भाषा में सिस्टम किसे बोला जाता है? सिस्टम मतलब ऐसा एक पेरिफेरल डिवाइस का समूह। फॉर एग्जांपल बोलचाल की भाषा में हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम में कीबोर्ड रहता है, मॉनिटर रहता है, सीपीयू रहता है, स्पीकर रहता है। ऐसे अलग अलग डिवाइस से मिलकर कंप्यूटर का एक सिस्टम बनता है। उसमें से यदि एक हाथ का भी परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो पूरे सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके के सिस्टम रहते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसी प्रकार से क्या है? नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का क्या काम क्या रहता है? हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम इस नर्वस सिस्टम का रहता है, जिसके अंतर्गत ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन से निकलने वाली अलग अलग नसें आती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली अलग अलग नसें आती है। ठीक है क्या नहीं? उसके बारे में आज हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए फिर ब्रेन, सबसे पहले देखिए ब्रेन ये हमारे बॉडी का क्या है? कंप्यूटर है। ब्रेन हमारे बॉडी का क्या है? कंप्यूटर है, जो बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जिसका वजन कितना है? 1350 ग्राम से लेकर कितना? 1400 ग्राम के बीच में इसका वजन है। 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में इसका वजन है। ठीक है ना? ये हमारे बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन भी उसी हिसाब से चाहिए। तो इसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? ये क्रैनियम नाम की हड्डी करती है। कौन सी? ये जो क्रैनियम नाम की हड्डी है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये क्रैनियम कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है? ये क्रैनियम 8 हड्डियों से मिलकर बनता है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, क्रैनियम कितने हड्डियों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये 8 हड्डियों का एक क्या है? ग्रुप है। ये क्या है? 8 हड्डियों का एक ग्रुप है, जिसके अंदर फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं। उसी को हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? रेशेदार जोड़ बोलते हैं। कौन से जॉइंट पाए जाते हैं? फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं ना, फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? रेशेदार जोड़ बोला जाता है। ठीक है क्या नहीं? अभी इस ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? क्रैनियम करता है। लेकिन ब्रेन और क्रैनियम का डायरेक्ट संपर्क ना हो, इसके लिए ब्रेन और क्रैनियम के बीच में एक पतली सी झिल्ली रहती है। उस पतली सी झिल्ली को क्या बोलते हैं? मेनिनजॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनिनजॉइड बोला जाता है। ठीक है ना? ब्रेन और क्रैनियम के बीच में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए ब्रेन और क्रैनियम के बीच में एक मेनिनजॉइड नाम की पतली सी थैली रहती है, पतली सी झिल्ली रहती है। ठीक है, यदि किसी ने आपके सर के ऊपर ऐसा मारा तो उससे क्रैनियम इन्फेक्ट होगा, और यदि जोरदार तरीके से मारा तो मेनिनजॉइड इन्फेक्टेड होगा, लेकिन आपका ब्रेन सुरक्षित रहेगा। मेन मकसद क्या है? आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा मेन मकसद है। ठीक है क्या नहीं? तो मेनिनजॉइड यदि इन्फेक्टेड हो गया तो इसको मेनिनजॉइटिस नाम की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? मेनिनजॉइटिस नाम की बीमारी होती है। ठीक है, जिसको हम डिजीज नाम के चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए ब्रेन ये किससे बना रहता है? ब्रेन बना रहता है नर्वस सेल से। किससे? नर्वस सेल, जिसको क्या बोला जाता है? न्यूरॉन सेल। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन सेल। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन सेल। ठीक, देखिए इस न्यूरॉन सेल में क्या होता है? सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोजोम इसमें पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका सेल डिवीजन नहीं होता है क्या? इसका सेल डिवीजन नहीं होता। लेकिन बाकी पार्ट है। अभी आपके हाथ को चोट आ जाएगी, ठीक है, यदि आपके हाथ को चोट आ गई तो वो चोट आपकी रिपेयर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका हाथ बना है ना, जिस पेशी से, जिस कोशिका से बना है, उसमें क्या है? सेंट्रोजोम है। वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, और वो क्या करते हैं? बना लेते हैं। लेकिन अपना जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन सेल है, और न्यूरॉन सेल में क्या है? सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता। ठीक है ना? सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता, इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता। और सेल डिवीजन नहीं होता, इसका मतलब बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होगा क्या? बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना जो ब्रेन है ये न्यूरॉन सेल से बना है, और इस न्यूरॉन सेल में सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता, इसकी वजह से सेल डिवीजन होगा क्या? सेल डिवीजन होगा क्या? क्योंकि ये सेंट्रोजोम सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंट्रोजोम नहीं है, इसकी वजह से इसका न्यूरॉन सेल का क्या? रिप्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो ब्रेन में यदि किसी भी जगह पर चोट आएगी तो वो रिकवर होगी क्या? नहीं होगी। इसीलिए जनरली बोला जाता है कि बाबू साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, उस समय हमेशा हेलमेट पहना करो। बोलते हैं क्या नहीं? कुछ भी बॉडी का आपका दूसरा कोई भी पार्ट ऐसा रहेगा, वो क्या हो सकता है? रिपेयर हो सकता है, लेकिन
अपना जो ब्रेन है वो डबल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि आपके ब्रेन के न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसीलिए यहाँ पे मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपने बॉडी में न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए सेल डिवीजन नहीं होता, मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता। उसके वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ब्रेन की जो कोशिकाएं है वो विभाजन करती है क्या? नहीं करती। इसकी वजह से इसको सुरक्षित रखा जाता है। क्रेनियम नाम की हड्डी, इसके बीच में क्या रहता है? मेनिंजाइट रहता है। क्या रहता है? मेनिंजाइट। फॉर एग्जांपल मैंने जोर से मारा आपको, तो ये सीधा क्रेनियम पे जाएगा, और यदि बहुत ज्यादा जोर से मारा तो कौन डिस्टर्ब होगा? मेनिंजाइट डिस्टर्ब होगा। सीधा ब्रेन डिस्टर्ब होगा क्या? यदि मेनिंजाइट डिस्टर्ब हो गया तो ये कुछ यहाँ पे बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी को क्या बोला जाता है? मेनिंजाइटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनिंजाइटिस। क्या बोला जाता है? मेनिंजाइटिस बोला जाता है, ठीक है। इस बीमारी को मेनिंजाइटिस बोला जाता है। इसको हम डिजीज नाम के चैप्टर में कवर कर लेंगे आराम से, ठीक है। मेनिंजाइट नाम की वो बीमारी होती है। अभी यहाँ पे आइए, ठीक है। एक जगह मैं क्या बोल रहा था? अपने ब्रेन में सेल डिवीजन होता है क्या? नहीं होता। मतलब कोशिका विभाजन होता है क्या? नहीं होता। कोशिका विभाजन नहीं होता, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होगा क्या? कैंसर किसको बोलते हैं हम? कैंसर किसको बोलते हैं? कैंसर किसको बोला जाता है? जनरली आम भाषा में कैंसर किसको बोला जाता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। किसको बोला जाता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। मतलब कोशिकाओं की बेशुमार जो क्या बोलते हैं ग्रोथ हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। कैंसर कितने रहते हैं? 100 के ऊपर रहते हैं। अलग अलग टाइप के कैंसर रहते हैं। तो अपने ब्रेन में फिर भी ब्रेन कैंसर हो जाता है क्या? नहीं। उसको क्या बोलते हैं? साधारणतः हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर। फिर भी हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है। तो कैसे? मैं एक जगह क्या बोल रहा हूँ? एक जगह बोल रहा हूँ कि यहाँ पे न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं है, तो इसकी जगह कैंसर होने का कोई चांस है क्या? नहीं है। कैंसर होने का कोई चांस है क्या? नहीं है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ दूसरी जगह कि यहाँ पे ब्रेन में कैंसर होता है, और उसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है ना। तो ये किस प्रकार से पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है क्या? अपना जो ब्रेन है ये 90% क्या होता है? नर्वस सेल से, न्यूरॉन सेल से बना रहता है, ठीक है। और उसमें 10% क्या रहती है? न्यूरॉन गिलियल सेल रहती है। कौन सी? न्यूरॉन गिलियल सेल, ठीक है ना। 10% न्यूरॉन गिलियल सेल रहती है, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। और यहाँ पे कोशिका विभाजन होता है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होगा ना। जब बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। और ब्रेन कैंसर की पहली स्टेज क्या रहती है? ब्रेन ट्यूमर रहती है। ब्रेन कैंसर की पहली स्टेज क्या रहती है? ब्रेन ट्यूमर रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेज रहती है। तो ये ब्रेन कैंसर में फर्स्ट स्टेज में ही, मतलब आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया तो वहीं पे आपकी जान जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। ये क्या रहता है? बहुत ज़्यादा खतरनाक। और ये ब्रेन किससे बना रहता है? न्यूरॉन सेल से। किससे बना रहता है? न्यूरॉन सेल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेतापेशी, ठीक है ना। अभी इस चेतापेशी का जो लास्ट वाला हिस्सा रहता है, चेतापेशी का लास्ट वाला हिस्सा रहता है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? एक्सॉन। और न्यूरॉन सेल अपने बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका रहती है, ठीक है ना। ये जो न्यूरॉन सेल है ये क्या है? सबसे लंबी सेल है। क्या है? सबसे लंबी सेल है, जिसका लास्ट वाला हिस्सा क्या होता है? एक्सॉन होता है। इसका लास्ट वाला हिस्सा एक्सॉन होता है। और देखिए, दो न्यूरॉन सेल कभी भी एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहते। उन दोनों के बीच में क्या रहती है? गैप रहती है। उन दोनों के बीच में जो गैप रहती है उसको क्या बोला जाता है? साइनैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइनैप बोला जाता है। ये वेरी वेरी इसेंशियल सवाल है, पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा था। दो न्यूरॉन सेल के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? साइनैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइनैप बोलो। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा रनिंग करने के बाद या बहुत ज़्यादा थकने के बाद पसीना आ जाता है, आपको आता है ना। तो जब भी पसीना आता है उस केस में आपके बॉडी का जो सोडियम है वो पसीने के साथ साथ निकल जाता है। तब कोई भी जब गर्मी में कोई भी मेहमान आपके घर में आता है तो सबसे पहले उसको क्या देते हैं? पानी, नहीं तो हम क्या देते? लिंबू पानी। लिंबू भी टाकते, त्याच्यात का टाकते? नमक भी टाकते। क्या टाकते? नमक टाकते, साकर भी टाकते, ठीक। लेकिन जनरली क्या डाला जाता है? उसमें नमक डाला जाता है, जिसका क्या होता है? जनरल फार्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि
जब पसीना निकलता है तो पसीने के साथ साथ सोडियम बॉडी से निकल जाता है और उसकी वजह से आपको थकावट महसूस होती है, उसकी वजह से आपको थकावट महसूस होती है। तो इसीलिए पानी पीने से आपके यहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू हो जाती है और ये सोडियम मिलने से, हल्का सा थोड़ा सा नमक डालने से, NaCl, ये जो नमक है ना, नमक में क्या रहता है, सोडियम में रहता है। तो ये जो गैप से जो मैसेज जाता है न्यूरॉन सेल में जो गैप रहती है उसको साइन अप बोलते हैं, है ना। तो एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में सिग्नल जाने के लिए, मैसेज जाने के लिए क्या करता है, सोडियम की बहुत ज़रूरत होती है। सोडियम की क्या रहती है, बहुत ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। अभी हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आएंगे, टाइप्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। जो जरूरी टॉपिक है, इसके ऊपर अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर टाइप्स ऑफ ब्रेन। देखिए ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है अग्र मस्तिष्क, दूसरा पार्ट है मध्य मस्तिष्क और तीसरा पार्ट है पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया है, इस अग्र मस्तिष्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है इसका, सेरिब्रम, दूसरा पार्ट है थैलामस और तीसरा पार्ट क्या है, हाइपोथैलामस, ठीक है। उसी प्रकार से मध्य मस्तिष्क को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा, कार्पोरा, और दूसरा पार्ट है सेरिब्रल और इसी को क्या बोला जाता है, पेंडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेंडिकल बोला जाता है। और ये जो तीसरा पार्ट है पश्च मस्तिष्क, ये कौन सा है, पश्च मस्तिष्क। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लंग। ये जो अग्र मस्तिष्क है ना, अग्र मस्तिष्क मतलब अपना ये वाला भाग, ठीक है। अग्र मस्तिष्क मतलब ये वाला भाग। मध्य मस्तिष्क मतलब अग्र मस्तिष्क के अंदर जाओगे तो जो भाग मिलेगा, थोड़ा लंबाई में जाओगे तो आपको जो भाग मिलेगा उसको मध्य मस्तिष्क बोलोगे। और ये पश्च मस्तिष्क मतलब ये पीछे वाला भाग, ठीक है। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। यदि आपको कोई आदमी थप्पड़ थप्पड़ कुछ भी मारता है तो उसको बोलना यहाँ पे मारो लेकिन यहाँ पे मत मारो। अमूमन उनको बोलो कि ब्रेन के ऊपर मारो ही मत, है ना। लेकिन जब मारता होगा बड़े प्यार से तो क्या बोलना, इधर मत मारो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इलाका रहता है। यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा होल है, यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा होल है। यहाँ से हमारे बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड जाता है। क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको क्या बोला जाता है, मेरुरज्जु बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इस अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट है, ठीक है। अभी ये जो सेरिब्रम पहला जो पार्ट है, ये अकेला 66% भाग कवर करता है। किसका, ब्रेन का अकेला 66% भाग कवर करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रमस्तिष्क इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये इतना बड़ा है, 66% हिस्सा किसका, ब्रेन का ये कवर करता है। और इसका काम भी बहुत बड़ा होगा ना, तो इसका काम है मतलब नई नई चीज़ें सीखना, ठीक है ना। अभी किसी का सेरिब्रम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी को एक बार में बता दिया जाए तो उसको समझ में आ जाता है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी रहते हैं जिनको 10 बार बताए लेकिन उनको समझ में नहीं आता, तो उनका क्या है, सेरिब्रम कमज़ोर है क्या नहीं, उनका सेरिब्रम कमज़ोर है। इसकी वजह से वो जो जिज्ञासा रहती है ना, किसी आदमी में बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने की जो जिज्ञासा होती है इसी में होती है। इसी को क्या बोला जाता है, जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा क्या नहीं। तो ये सेरिब्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। यदि आपका सेरिब्रम अच्छा है तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, यदि आपका सेरिब्रम ठीक नहीं है तो होता है ना कभी कभी। अभी देखो किसी किसी का सेरिब्रम इतना वीक होता है कि उनको अगला बंदा पता ही नहीं रहता। अभी देखिए कोई बंदा, फॉर एग्जाम्पल मोहित है, मोहित को बोला गया ये लड़की कौन है, अरे यार इसको तो देखा था मैंने, शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इस प्रकार से बोलेंगे, है ना, इस प्रकार से बोलेंगे। लेकिन सागर जैसा अभी रहा, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है क्या क्लास में, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। परस्पर याच्यासोबत काही संबंध आहे का। अभी सागर जैसा एक्टिव लड़का है, सागर के सामने से कोई कटरीना कैफ गई तो तुरंत सागर उसको क्या, क्योंकि इसका सेरिब्रम एक्टिव है, उसको समझ में आ जाएगा कटरीना ये मेरी वाली है ना, कटरीना मेरी वाली है। ये किसके वजह से है, सेरिब्रम से। सेरिब्रम के वजह से क्या होता है, आपकी जो जिज्ञासा है, नई नई चीजें सीखने की जो क्षमता है, ये क्या रहती है, सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। आपके बॉडी का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, बॉडी में से किसका, ब्रेन का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी देखिए थैलामस, थैलामस का भी रोल उसी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थैलामस आपको क्या करता है, बाहरी वातावरण का नॉलेज करवाता है। क्या करवाता है, बाहरी वातावरण का नॉलेज करवाता है। बाहर गर्मी है या बाहर ठंडी है, इसका नॉलेज कौन करवाता है, थैलामस करवाता है। कौन करवाता है, थैलामस करवाता है, ठीक है ना। अभी बाहर ओस गिरती है तो उसको क्या, कौन बताएगा, ये थैलामस बताता है, किसको, अपने ब्रेन को बताता है कि बाहर ऐसा ऐसा हो रहा है। ये सब थैलामस का काम है, ठीक है ना। और देखिए अभी तीसरा पार्ट क्या है, हाइपोथैलामस। ये हाइपोथैलामस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस लिए, ज़्यादातर लड़कों के लिए, और ये लड़कों का सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है।
लड़कों का सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है हाइपोथैलेमस। इसी की वजह से लड़के बर्बाद होते हैं क्या नहीं। जिसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव है वो क्या हो जाता है पता है ना आपको, वो ज़्यादा मतलब फॉर एग्जांपल एक लड़का चाय पी रहा है, ठीक है, और उसके सामने से 2-4 लड़कियां गई तो उनको ऐसे घूर के देखेगा, पूरा स्कैन करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस आपका नेचर डिसाइड करता है। क्या करता है? आपका नेचर डिसाइड करता है। यदि किसी बंदे का हाइपोथैलेमस ज़्यादा ही एक्टिव है तो उसकी 2-2 3-3 रहेगी उसकी क्या गर्लफ्रेंड। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस आपका नेचर डिसाइड करता है। हाइपोथैलेमस ही आपको प्यार करवाता है। क्या करवाता है? आपको लव करवाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ही आपको किसी के प्रति गुस्सा व्यक्त करने के लिए है ना, किसी के प्रति यदि आप गुस्सा व्यक्त करते हैं तो उस समय समझ जाना अपना हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। क्या हो गया? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। इसीलिए ये क्या करता था थैलेमस? बाहरी वातावरण का नॉलेज देता था, ठीक है। बाहरी वातावरण का क्या करता था? नॉलेज देता था, ठीक है। बाहर क्या चल रहा है, ठंडी है, गर्मी है, ये सब बाहरी वातावरण का बताता है, ठीक है ना। ठंडी गर्मी के बारे में नॉलेज कौन देता था? थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अपने बॉडी का अंदर का टेम्परेचर बताता है। अपने बॉडी का अंदर का टेम्परेचर बताता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी में गर्मी है तो क्या करेगा? फिर पसीने के हेल्प से, पसीने की मदद से क्या करेगा? गर्मी निकालेगा। तो पसीना किसकी वजह से आता है? हाइपोथैलेमस की वजह से पसीना आता है। आपको भूख लगती है, किसकी वजह से लगती है? हाइपोथैलेमस बताता है भूख लगी मोटू, क्या लगी? भूख लगी। कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। क्या बताता है? भूख लग गई है, अभी पेट भर गया है, ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है क्या नहीं। प्यार, गुस्सा, पसीना, भूख, ये कौन करता है? ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए बोला जाता है, सादा जनरली बोला जाता है कि नहीं, जो साधु संत होते हैं वो अदरक नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि अदरक लहसुन ऐसी चीज़ है जिससे हाइपोथैलेमस तुरंत एक्टिव हो जाता है। यदि साधु संत अदरक लहसुन खा लेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा और वो आसाराम की श्रेणी में चले जाएंगे क्या नहीं। और अपनी भी जयराम जपनाम करेंगे ना, बाबा जाने मन की बात, जपनाम होगा क्या नहीं। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस, अपन जो लहसुन अदरक प्याज खाते हैं इससे क्या होता है? अपने बॉडी में सल्फोनिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? सल्फोनिक एसिड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस तुरंत एक्टिव हो जाता है। इसीलिए जो पढ़ाई करने वाले बंदे हैं उनको बोला जाता है गरम भात नको खाया, ठंडा भात खाया, हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं झाला पाहिजे। यदि आप गरम चावल खाते हैं तो हाइपोथैलेमस तुरंत एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद में देखना बड़ा प्यार से आप बिहेव करोगे, है ना, बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस उससे एक्टिव हो जाता है। और यही आपका नेचर डिसाइड करेगा, ठीक है ना। आप कैसे व्यक्ति, मतलब सज्जन व्यक्ति हो या दुर्जन व्यक्ति हो, है क्या नहीं। और लड़कियों का हाइपोथैलेमस उतना एक्टिव रहता है क्या? नहीं रहता। लड़की यदि घास काटती होगी और बगल से सलमान खान भी जाता होगा तो उसकी तरफ घूर के भी नहीं देखेगी। लड़की देखेगी क्या घूर के? नहीं। लेकिन लड़का, अतुल जैसा लड़का फॉर एग्जांपल टपरी पे खड़ा है और 4 लड़कियां उधर से आ रही है, चाय तो ऐसा पीता रहेगा लेकिन पूरा स्कैन करेगा, अरे ये तो प्रशांत वाली है ना। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, सीरियसली मत लेना। अभिषेक के सामने साहिली जाएगी तो तुरंत पहचानेगा। क्यों? जैसे ही लड़की को देखता है, देखो हाइपोथैलेमस एक्टिव होने की आपकी टाइम लिमिट होती है 0 से लेके 7 सेकंड। 0 से लेकर 7 सेकंड किसी लड़की को घूर के देख लो, आपका हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, और ये बर्बाद आप करेगा। किसको? आपको बर्बाद करेगा। जिसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा है वो बर्बाद ही हो जाएगा ना, वो सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, प्यार बांटेगा दुनिया में, होगा क्या नहीं। तो इसी से देखिए फिर अभी मध्य मस्तिष्क के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। और समरी के तौर पे देखिए, सेरिब्रम अपने मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और ये क्या करता है? नई चीजें सीखना है, ठीक है। नई चीजें सीखना है या जिज्ञासा है, ठीक है। जिज्ञासा कैसे लिखते? जिज्ञासा, ठीक है। जिज्ञासा है या बुद्धिमत्ता कौन डिसाइड करता है? बुद्धिमत्ता कौन डिसाइड करता है? बुद्धिमत्ता ये डिसाइड करता है ना। जिसका सेरिब्रम एक्टिव होगा उसकी मतलब मेमोरी पावर, कौन? किसी आदमी को यदि एक आधा टॉपिक पढ़ा दिया है तो एक बार से पूरे लाइफ टाइम याद हो जाता है, क्योंकि उसका सेरिब्रम ठीक है। इसी वजह से उसको याद रहता है। थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण का नॉलेज देता है, नहीं बाहर ठंडी है, गर्मी है, इसके बारे में बताता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस आपको प्यार करवाएगा, हाइपोथैलेमस आपको गुस्सा आएगा, हाइपोथैलेमस की वजह से आपको पसीना आएगा, आपको हाइपोथैलेमस भूख का एहसास बताएगा, ठीक है क्या नहीं। ये सब काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। अभी देखिए मध्य मस्तिष्क।
मध्य मस्तिष्क को, ये देखो ये पहला भाग क्या है, कार्पोरा, और दूसरा भाग क्या है, सेरिब्रल, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, पेंडिकल, ठीक है। तो ये जो कार्पोरा है, ये कार्पोरा क्या करता है, देखने और सुनने की जो क्षमता है अपने बॉडी में, ठीक है ना, किससे देखते हैं, आई से देखते हैं, देख, और सुनते किससे, कानों से सुनते हैं। तो ये देखने और सुनने की क्षमता किसकी वजह से, कार्पोरा। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, वो किसको बताता है, ब्रेन को बताने का काम कौन करता है, ये कार्पोरा करता है। क्या करता है, कौन करता है, कार्पोरा करता है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करता है, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए आई ईयर, ठीक है, आई या ईयर, देखने और सुनने की जो क्षमता है किसकी वजह से है, कार्पोरा की वजह से। उसके बाद में देखिए सेरिब्रल या पेंडिकल, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, जो अपना ब्रेन है, हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। क्या, सपोज कर लीजिए हमारा ब्रेन पढ़ाई में बिजी है, ठीक है, तो उस समय स्पाइनल कॉर्ड भी रहता है ना हमारे बॉडी में, मेरुरज्जु, जिसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकंड ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, सेरिब्रल, कौन करता है, सेरिब्रल, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है, सेरिब्रल करता है, ठीक है, इसका यही काम है, ठीक है। अभी देखिए पश्च मस्तिष्क, ये इधर वाला इलाका, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो सेरिबेलम है, ये जो सेरिबेलम है ना, ये सेरिबेलम आपके बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, किसको, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और ये सेरिबेलम, पश्चिम मस्तिष्क का जो भाग है सेरिबेलम का क्या रोल है, सेरिबेलम अपने बॉडी का बैलेंस बनाता है। क्या करता है, बैलेंस बनाता है। शराबी का बैलेंस क्यों खराब होता है, शराबी का बैलेंस क्यों खराब होता है, क्योंकि जब कोई भी शराबी शराब पीता है तो उसका क्या हो जाता है, सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। उसके वजह से फिर वो कैसा चलता है आपको तो पता ही है ना, पानी टाकून पाची राजा रामच्या हातची, है कि नहीं। ये सेरिबेलम उसके वजह से डिस्टर्ब हो जाता है और अपने बॉडी का बैलेंस नहीं बनाता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई शराबी है और उसको जोर जोर से पीटा जाए तो उसको लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बाहरी जो वातावरण है, अपने बॉडी का बाहरी वातावरण का कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थैलेमस। जब आप पियोगे ऊस मळीच्या मर्गाकात संत्र्याचा कृत्रिम आस्वाद घाटून तयार केलेली थैलेमस क्या करता है, बाहरी वातावरण का नॉलेज देता है। जब शराबी शराब पिएगा तो क्या करेगा, शराबी यदि शराब पिएगा तो उसका जो थैलेमस है काम करना बंद कर देता है। उसकी वजह से उसको कितना भी पीटो, जोर जोर से कितना भी मारो, उसको लगेगा क्या, नहीं लगेगा। फिर सुबह उसको लगेगा, हाँ, फिर पूछेगा वो किससे, सेरिब्रम से, अरे किसने पीटा था मेरे को। जब इसको होश रहेगा तो बताएगा, क्या पता कल किसने पीटा। तो ये कौन बताता है, ये कौन बताता है, बाहरी वातावरण का नॉलेज कौन देता है, थैलेमस। इसलिए शराबी को कितना भी पीटो उसको लगेगा क्या, नहीं लगेगा, उसको लगेगा क्या, नहीं लगेगा। और शराबी का बैलेंस किसकी वजह से बिगड़ता है, उसका सेरिबेलम काम करना, मतलब बॉडी का बैलेंस, बॉडी का क्या करता है, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। बॉडी का बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम करता है, ठीक है, ठीक है क्या नहीं, बॉडी का बैलेंस बना। फॉर एग्जांपल सर्कस में जो चलते हैं ना, एक रस्सी के ऊपर चलते हैं, तो उनको उस चीज की हैबिट हो गई है, इसीलिए वो उस रस्सी के ऊपर चलते हैं। अभी अपन को बोला जाएगा रस्सी के ऊपर चलो तो हम चल सकते हैं क्या, क्योंकि हमारा सेरिबेलम है उसके लिए तैयार नहीं है। उसके लिए तैयार है क्या, तो उसको तैयार करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी रस्सी के ऊपर चलना सीख जाओगे, सर्कस के वो लेडीज की तरह, है ना। छोटे बच्चे गोपाळाचा खेळ येते की नाही, डंग 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 येते की नाही, येते ना। तर ते कशामुळे होते, सेरिबेलम, ठीक है। अभी आइए मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा ये हमारे बॉडी का इधर पीछे वाला भाग है, ठीक है। इसका क्या काम है, इसका काम है हमारे बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक क्रिया है, मेटाबॉलिक क्रिया मतलब मेटाबॉलिक क्रिया किसको बोला जाता है, मेटाबॉलिक क्रिया, ठीक है। ये मेटाबॉलिक क्रिया क्या होती है, इस मेटाबॉलिक क्रिया को, फॉर एग्जांपल खाना खाता है तो अपने आप पचता है क्या, अपने आप पचता है क्या, पचन है। फॉर एग्जांपल इधर जाना है तो ये कौन करता है, एक सब क्या है, मेटाबॉलिक क्रिया है, ठीक है। इस मेटाबॉलिक क्रिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली कौन सी, एनाबॉलिक, कौन सी, एनाबॉलिक, और दूसरी क्या, एनाबॉलिक क्रिया, और दूसरी कौन सी, कैटाबॉलिक क्रिया। दूसरी कौन सी, कैटाबॉलिक क्रिया, कौन सी, कैटाबॉलिक क्रिया, कैटाबॉलिक क्रिया, ठीक है। एनाबॉलिक क्रिया का काम क्या है और कैटाबॉलिक क्रिया का काम क्या है। एनाबॉलिक क्रिया किसको बोलेंगे, जब आपके बॉडी में कोई चीज बन रही है, जब आपके बॉडी में कोई चीज बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक
एनाबॉलिक क्रिया। फॉर एग्जांपल 38 एटीपी मॉलिक्यूल का क्या बनेगा, 38 एटीपी मॉलिक्यूल का एक ग्लूकोज बनेगा क्या नहीं, ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। और 20 अमाइनो एसिड से क्या बनेगा, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, एनाबॉलिक क्रिया है। मतलब अपने बॉडी में जितने भी बनने वाली चीजें है उसको एनाबॉलिक क्रिया बोलेंगे, और जितनी भी टूटने वाली चीजें, फॉर एग्जांपल खाना खाया, यहाँ तक गया, फिर उसके बाद वो काम अपने आप ही होता है ना, तो उसको पचाने का काम कौन करता है, ये जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो एनाबॉलिक क्रिया और कैटाबॉलिक क्रिया इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, मेटाबॉलिक क्रिया। क्या होता है, मेटाबॉलिक क्रिया। और इन मेटाबॉलिक क्रियाओं के ऊपर किसका नियंत्रण रहता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा का नियंत्रण रहता है। ठीक है ना, ठीक है क्या नहीं। समरी के तौर पे देख लीजिए और एक बार देख लीजिए। ठीक है, ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अग्र मस्तिष्क को हमने और 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलामस, तीसरा हाइपोथैलामस। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कार्पोरा और सेरिब्रम। ठीक है, और पश्चिम मस्तिष्क को 2 पार्ट, सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, अभी सेरिब्रम क्या करता है, आपको बुद्धिमत्ता बढ़ाता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने का काम करता है, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करता है, नई नई चीजें सीखने की जो क्षमता है वो सेरिब्रम की वजह से होती है। और ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, 66% हिस्सा अपने ब्रेन का है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रमस्तिष्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है, थैलामस क्या करता है, बाहरी वातावरण का नॉलेज आपको देता है। ठीक है ना, बाहरी वातावरण का नॉलेज आपके ब्रेन को देता है कि बाहर ठंडी है, गर्मी है, इसका नॉलेज कौन देता है, थैलामस देता है। हाइपोथैलामस का काम क्या है, हाइपोथैलामस का काम है अंदर का बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना, या प्यार करवाना, गुस्सा, पसीना, ये सब कौन करता है, ये सब हाइपोथैलामस करवाता है। ठीक है ना, यदि किसी का हाइपोथैलामस एक्टिव है उसका मतलब क्या है, आसाराम है, क्या है, उमस है, उद्रल थुका। अभी देखिए मध्य मस्तिष्क में क्या है, पहला कार्पोरा का क्या है, देखने और सुनने की जो क्षमता है, कोई भी चीज आप ऑब्जर्व करते हो तो वो किसको बताता है, ब्रेन को। और सेरिब्रल का काम क्या है, ये आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम का काम क्या है, अपने बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। शराबियों का बैलेंस रहेगा क्या, क्योंकि सेरिबेलम उस समय काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो सेरिबेलम ये अपने बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा ये मेटाबॉलिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण रखता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, अभी हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड, इसी को क्या बोला जाता है, मेरुरज्जु बोला जाता है। ठीक है, इसी को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। जब आपका ब्रेन बिजी रहेगा उस समय आपके बॉडी का जो पूरा काम है वो कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ब्रेन आपके बॉडी का पूरा जो कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है, ब्रेन के पास। जब ब्रेन बिजी रहता है उस केस में स्पाइनल कॉर्ड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड को हैबिट रहती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड को हैबिट नहीं रहती, क्योंकि ब्रेन हर दिन काम करता है। लेकिन जब आप पढ़ाई में बिजी हो और उस समय किसी ने पट से पीछे से मार दिया तो आप दचक जाते हैं, क्या नहीं। क्यों दचक जाते हैं, क्योंकि इसको आदत नहीं है काम करने की। और यदि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा ब्रेन को मेरा हाथ उठा, तो ब्रेन अपने आप हाथ उठा लेगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को बोलूंगा तो स्पाइनल कॉर्ड पट से झटका देता है। उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, अनुवर्ती क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुवर्ती क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुवर्ती क्रिया। ठीक है, और इसी को मराठी में क्या बोलते हैं, प्रतिक्षिप्त क्रिया। क्या बोला जाता है, प्रतिक्षिप्त क्रिया बोला जाता है। ठीक है क्या नहीं, प्रतिक्षिप्त क्रिया बोला जाता है। ठीक है, प्रतिक्षिप्त क्रिया मतलब फॉर एग्जांपल गुपचुप देखा तो आपके मुंह को पानी आ जाएगा। तो ऐसी सभी क्रियाओं के ऊपर किसका कंट्रोल रहता है, स्पाइनल कॉर्ड का। फॉर एग्जांपल आपने इमली देख लिया तो आपके मुंह को पानी आ जाएगा। ऐसी जो क्रिया, किसी ने आपको चुबो दिया, ऐसा अभी अभिषेक की आदत है क्या नहीं, अभिषेक सागर को ऐसा चुबो देगा तो वो पट से एक्टिव हो जाएगा। तो ये सब क्रियाओं के ऊपर किसका कंट्रोल रहता है, ये सब क्रियाओं के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल रहता है। रिफ्लेक्स एक्शन किसकी वजह से होती है,
झटके की वजह से, है ना, झटके की वजह से, ये रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। ये कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसी को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। और इसको भी प्रोटेक्शन देने वाली कोई चीज होगी कि नहीं? अभी ब्रेन जैसा, ब्रेन आपके बॉडी का कंट्रोल सिस्टम संभालता है, तो उसको क्रेनियम नाम की हड्डी, क्रेनियम नाम की हड्डी क्या करती है? सपोर्ट करती है, मतलब प्रोटेक्शन देती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को जो सपोर्ट देती है उसको क्या बोला जाता है? रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के बीच में से ये क्या जाता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड जाता है। आपका क्या जाता है? स्पाइनल कॉर्ड जाता है। ठीक है। और इस स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या होता है? इसके 31 जोड़ी नसों से बना रहता है। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या किससे बना रहता है? 31 जोड़ी चेतापेशी मतलब न्यूरॉन सेल से बना रहता है। 31 न्यूरॉन कोशिका से बना रहता है। ठीक है ना, न्यूरॉन कोशिका से ये बना रहता है। ठीक है, 31 जोड़ी कोशिकाओं से। और ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें निकलती है? ब्रेन से, आपके ब्रेन से कितनी जोड़ी निकलती है? हाँ, 12 जोड़ी नसें निकलती। कितने? 12 जोड़ी नसें निकलती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। 12 जोड़ी न्यूरॉन कोशिकाएं निकलती है। ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, सेकंड ब्रेन इसको बोला जाता है। ठीक है ना। अभी देखिए दोस्तों, ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये किसके अंतर्गत आता है उसको हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत केंद्रीय चेता संस्था, परिधीय चेता संस्था और स्वायत्त चेता संस्था, 3 पार्ट रहते हैं। किसके? नर्वस सिस्टम के, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये क्या है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये क्या है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी देखिए, ये जो केंद्रीय मतलब, चलो इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरी क्या है? पेरिफेरल। ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये क्या है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये क्या है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो केंद्रीय चेता संस्था में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जिसको हमने अभी पढ़ा। ठीक है, और परिधीय चेता संस्था में ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें। ठीक है, 12 जोड़ी नसें मतलब कोशिकाएं। ठीक है, 12 जोड़ी न्यूरॉन कोशिकाएं। क्या? न्यूरॉन कोशिकाएं, 12 जोड़ी न्यूरॉन कोशिकाएं। ठीक है, 12 जोड़ी न्यूरॉन कोशिकाएं। और क्या है? स्पाइनल कॉर्ड से, अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है कहाँ से गया है? रीढ़ की हड्डी से गया है। तो वहां पे कितनी जोड़ी बताया था मैंने? 31 जोड़ी। ठीक है, 31 जोड़ी न्यूरॉन कोशिकाओं से ये क्या बनता है? आपका परिधीय, पेरिफेरल। अरे कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक सिस्टम है, तो पेरिफेरल मतलब क्या हो जाएगा? इधर आजू बाजू के जो वायर है, उन वायरों से क्या बनेगा? वो भी वायर भी तो सिस्टम में आएंगे ना। तो उसी प्रकार से परिधीय मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 जोड़ी न्यूरॉन कोशिकाएं कहाँ से निकली? ब्रेन से निकली 12 जोड़ी न्यूरॉन कोशिकाएं। और 31 जोड़ी ये कहाँ से निकली? स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से निकली 31 जोड़ी। ठीक है, 31 जोड़ी नसें। ठीक है, उसके बाद में अभी आइए स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मतलब ये, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मतलब इसको क्या बोला जाता है? फॉर एग्जांपल आपके बॉडी की जो क्रिया है जिसके ऊपर कंट्रोल, फॉर एग्जांपल अभी डाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आपको इस तरफ जाना है ना, थोडे वेळ थांबू शकता तुम्ही, त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर थांबाल का? लागलीच तर मग जाल की नाही? इनके ऊपर किसका कंट्रोल? मतलब इस जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। अभी ये तो है, थोड़ी देर के लिए हम रोक सकते हैं ना, तो कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल के बाहर है ऐसी। अभी सांस लोगे, बंद कर दोगे, इससे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। तो ये क्या है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये क्या है? ऑटोनॉमस। तो इसमें कौन सी क्रिया आती है? पहली क्रिया आती है अनुकंपीय क्रिया। अनुकंपीय क्रिया, पहली क्रिया को क्या बोलते हैं? अनुकंपीय क्रिया। और दूसरी क्रिया को क्या बोलते हैं? परानुकंपीय क्रिया। क्या बोलते हैं? परानुकंपीय क्रिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को देख लिया आपने, आपकी आंखें बड़ी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, है ना, पसीना हो गए, तो ये ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? अनुकंपीय क्रिया। ठीक है, और इस अनुकंपीय क्रिया को नॉर्मल होने के बाद में उसी को क्या बोलते हैं? परानुकंपीय क्रिया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर के टेरिस में हो, ठीक है,
अभिषेक अपने घर के टेरिस में है, ठीक है। अभिषेक के घर में कुछ प्रोग्राम था, रात में 12 बजे अभिषेक अपने घर के टेरिस में चला गया, ठीक है। रात में अकेला अभिषेक टेरिस के ऊपर है, उसका मुंह किधर है, दीवार की तरफ है, और पीछे से उसको घुंघरू की आवाज़ आती है, धीरे धीरे छम छम, ठीक है। अभिषेक की आंखें बड़ी हो जाती है, अभिषेक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अभिषेक को पसीना पसीना, और वो घुंघरू की आवाज़ अभिषेक की तरफ ही आती है, धीरे 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 अभिषेक की तरफ ही आती है। तो उस समय अभिषेक पूरा पसीना पसीना हो जाता है, उसकी पूरी आंखें बड़ी हो जाती है, अभिषेक पूरा घबरा जाता है। जैसे वो उसके पास 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 आती है और अभिषेक की पीठ के ऊपर ऐसा हाथ रखती है, उस केस में अभिषेक पूरा घबरा जाता है, और फिर अभिषेक पलट के देखता है, अरे धत देने की, वो तो अभिषेक की गर्लफ्रेंड साइली थी, वो जो आंखें बड़ी हुई थी या रोंगटे खड़े हुए थे, है ना, या जो भी हुआ था अभिषेक के साथ, अभिषेक का पसीना पसीना हो गया था ना, तो ये सब क्रिया क्या हो जाएगी, परानुकंपीय क्रिया हो जाएगी। आंखें बड़े होना, पसीना आना, ये सब चीजें क्या है, अनुकंपीय क्रिया, और सब नॉर्मल होने के बाद में परानुकंपीय क्रिया। वो मेकअप नहीं की थी, उसकी वजह से वो लाउडिन जैसी दिसे, ठीक है। तो ये क्या है, परानुकंपीय क्रिया, ये क्या है, परानुकंपीय क्रिया, ठीक है ना। केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। पेरिफेरल मतलब परिधीय चेता संस्था के अंदर में क्या क्या आता है, ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी कोशिकाएं, न्यूरॉन कोशिकाएं, और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी न्यूरॉन कोशिकाएं, ठीक है। और स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया आती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।